फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2022 में पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग दोस्तों इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आपने सब्सिडरी या फिर कंपोजिशन में हिंदी रखा है, हिंदी आपके चाहे वो 50 मार्क के हो दोस्तों या फिर 100 मार्क के हो, आज जो मैं आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं वह व्यवहारिक हिंदी से होगा। और व्यवहारिक हिंदी 50 मार्क वाले को भी पूछा जाता है, 100 मार्क वाले को भी पूछा जाता है। 50 मार्क में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगी और 100 नंबर का यदि आपका हिंदी है तो यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प हो सके। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में हिंदी को मान्यता मिली है किसके रूप में? राजभाषा के रूप में या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर दोस्तों संपर्क भाषा के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, प्रथम राजभाषा का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जरूर ही ध्यान रखिएगा आप। प्रथम राजभाषा का जो गठन किया गया था दोस्तों यह 1955 में किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें लगभग मैं यहाँ पर आपको 80 से 85 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से निश्चित ही पूछी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों की संख्या 20 थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है संविधान का भाग 17 संबंधित है, किससे संबंधित है? राजभाषा से या संपर्क भाषा से या राष्ट्रभाषा से या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का प्रचलन है संपर्क भाषा के रूप में, लोक भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपर्क भाषा के रूप में। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे ध्यान रखिएगा और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी को मान्यता दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 343 नंबर में। किसमें? 343 अनुच्छेद में दोस्तों किसका चर्चा किया गया है? तो राजभाषा का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को किसके रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषाएं थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस कहता है संविधान में प्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा संबंधी निर्देश है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन से संविधान में संसद की भाषा संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120वें अनुच्छेद में। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है संविधान में राज्य की विधानसभाओं की भाषाओं के संबंध में निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 122वें अनुच्छेद में। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17वें भाग में। किस भाग में दोस्तों? 17वें भाग में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 351वें अनुच्छेद में किसका चर्चा किया गया है? तो क्या कहते हैं, हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निर्देश का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, 1970 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में और ये फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप कमेंट करके हमको बताइए राजभाषा संकल्प जो है यह कब पारित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है अनुच्छेद 350 में वर्णित निर्देश क्या है। 350 में किस निर्देश का वर्णन किया गया है। भाषी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, या फिर न्यायालयीय भाषा के प्रयोग का, या फिर राज्य की राजभाषा का वर्णन किया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राजभाषा का अंग्रेजी अनुवाद है। राजभाषा का अंग्रेजी अनुवाद क्या है। तो दोस्तों यह हो जाएगा स्टेट लैंग्वेज, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है राजभाषा वह भाग है जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होता है। प्रस्तुत पंक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए किसके द्वारा ये भाषाएं कही गई थी कि राष्ट्रभाषा वह भाग है जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होता है। चलिए कमेंट करके आप हमको बताइए। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सम्मत लिपि कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। कौन सी दोस्तों, देवनागरी लिपि। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आपको जब ध्यान से सुनिएगा तो सारे क्वेश्चंस का आंसर याद ही हो जाएगा। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा राजभाषा विभाग जो है इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा भारत की जो राष्ट्रभाषा मानी जाती है वह किसको मानी जाती है, हिंदी को मानी जाती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है भारत के क्षेत्रीय बोलियों को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा भारत के क्षेत्रीय बोली जो है, क्षेत्रीय भाषा जो है, इसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से सरकारी कामकाज के लिए प्रस्तुत होने वाली भाषा को क्या कहते हैं। सरकारी कामकाजों के लिए हम लोग राजभाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन से संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों यह 15वें भाग में किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए किस लिपि को स्वीकार किया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि, अगर अंग्रेजी कहा जाए तो रोमन लिपि। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी मानी गई है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343 में। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में, यानी कि कुल कितने ऐसे अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 अनुच्छेदों में। कितने अनुच्छेदों में, 10 अनुच्छेदों में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा संसदीय राजभाषा समिति में सदस्यों की जो कुल संख्याएं होती है यह कितने होते हैं। तो यह 30 होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और फंस सकते हैं आप यहाँ, ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था। तो संविधान में हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में माना गया था या मान्यता मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है संपर्क भाषा के रूप में भारतवर्ष में किस भाषा को सबसे ज्यादा अपनाया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी भाषा को अपनाया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर तो स्टूडेंट आराम से क्या करेंगे, अंग्रेजी को टिक मार देंगे, सही हो जाएगा और बिल्कुल सही है, यही आंसर भी होगा। लेकिन अगर यहाँ हिंदी अगर ऑप्शंस में दिया रहता तो अमूमन स्टूडेंट गलती करते, इसलिए ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संपर्क भाषा है दोस्तों यह कौन सी है। तो अंग्रेजी है।
अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केरल आता है, पंजाब आता है, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब आगे देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है। राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूं। देखिए ये लाइन ध्यान रखिएगा आप लोग। राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। यह जो पंक्ति है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, तो याद रखिएगा यह जो पंक्ति कही गई थी यह किसके द्वारा कही गई थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कही गई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है हमारे देश में भाषा का कौन सा फॉर्मूला चलता है। एक भाषा का, द्विभाषिक या त्रिभाषिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभाषिक दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है। तो सरकारी कामकाज की जो भाषा है यह राजभाषा कहलाती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अष्टम अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। हिंदी, संस्कृत, मैथिली या फिर मगही। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगही भाषा को शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस विषय की चर्चा की गई है। राजभाषा की नीति का, या फिर पंचायती राज व्यवस्था का, या फिर अल्पसंख्यक लोगों का, या ये फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा नीति का क्या कहते हैं वर्णन किया गया है या चर्चा किया गया है। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10 सदस्य होते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन सा है। क ख ग, या फिर अब स, या फिर स स ह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क ख ग। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगाइए क्वेश्चन को। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों यह कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन ये कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1976 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सी है। गुजराती, मैथिली, हिंदी या फिर मराठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। नेक्स्ट देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है संविधान के हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ भी ऐसा दिया गया है जो आपको फंसा सकता है 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा कब मान्यता दी थी। तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोली कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है। संक्षेपीकरण का क्या अर्थ होता है। तो संक्षेपीकरण का जो दोस्तों अर्थ होता है यह होता है सार लेखन। क्या होता है, सार लेखन, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा में किसी एक सूत्र, बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को वर्णित प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पलवन कहलाता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस देखिए। अगला क्वेश्चंस क्या है, प्रारूपण का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चंस भी बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वक्तव्य को अंतिम शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने से पहले उसका अस्थायी रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस कहता है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग
किस लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अर्ध सरकारी पत्र का जो प्रयोग है दोस्तों, यह किसके लिए किया जाता है? तो अधिकारियों द्वारा आपसी विचार विमर्श करने के लिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब कोई मंत्रालय अपने ही प्रभागों या फिर अनुभागों या फिर शाखाओं में से पत्र व्यवहार करता है तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसको ज्ञापन कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त सूचना देने के लिए किस पत्र का प्रयोग होता है? ये पत्र वाला क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो गुप्त सूचना देने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको इसमें से कोई नहीं कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जब कोई पत्र प्रेषक को लौटाया जाए अथवा दूसरे मंत्रालय में भेजा जाए ताकि उसका निपटान हो सके तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठांकन। क्या कहेंगे दोस्तों? पृष्ठांकन कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपत्रित अधिकारियों की छुट्टी या फिर पदोन्नति या फिर त्याग पत्र या फिर अधिकारों को सौंपना, नियमों एवं आदेशों की घोषणा जनसाधारण के समक्ष किस माध्यम से की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अधिसूचना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जब किसी पत्र को उसके मूल रूपों में आगे किसी अधिकारी को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रतिवेदन के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, जो पत्र एक मंत्रालय अनेक मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों तक भेजता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिपत्र कहा जाता है उसे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वह पत्र जिसके द्वारा यह याद दिलाया जाए कि अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है, यह क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुस्मारक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है, मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, मित्र को जो हम लोग पत्र लिखते हैं यह कौन सी भाषा में लिखते हैं दोस्तों? तो साधारण बोलचाल की भाषा में लिखते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, संक्षेपण में उद्धत अंश को लिखा जाता है संक्षिप्त करके, विस्तार करके या अनुवाद करके या सरल करके? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, संक्षिप्त करके। संक्षेपण में तो संक्षिप्त ना लिखिएगा भाई, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रारूपण का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, प्रारूपण का जो अर्थ है यह होता है कार्यालयी प्रारूप होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है? तो हिंदी दिवस के रूप में है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध किससे है? तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सामान्य हिंदी से, या फिर दोस्तों साहित्य हिंदी से, या फिर रोजगार पूरक हिंदी से, या फिर प्रशासनिक हिंदी से? तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार पूरक हिंदी से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सा जन संचार माध्यम नहीं है? मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी या फिर समाचार पत्र? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल फोन जो है दोस्तों यह जन संचार माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग इसमें से किस क्षेत्र में होता है? मीडिया लेखन में, संचार में, या फिर विज्ञापन में, या फिर कविता में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कविता में होता है। कौन सा पत्राचार निर्व्यक्तिक वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा? कार्यालयी पत्र, या फिर निमंत्रण पत्र, या फिर व्यावसायिक पत्र, या फिर आवेदन पत्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निमंत्रण पत्र जो है यह किसके अंतर्गत नहीं आएगा? निर्व्यक्तिक वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरकारी कामकाज के लिए लिखे गए वे पत्र जो सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन से इसमें से कौन सा कार्यालयी पत्राचार नहीं है? संपादक के नाम पत्र, या फिर परिपत्र, या फिर संकल्प, या फिर अनुस्मारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपादक के नाम पत्र। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक ही पत्र संबद्ध कार्यालय को एक साथ भेजा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि जब एक ही पत्र को संबंधित कार्यालयों को एक ही साथ भेजा जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों परिपत्र कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, तो अगला क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन सा पत्र
अनौपचारिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनौपचारिक पत्र कौन सा है? कार्यालय आदेश या फिर कार्यालय ज्ञापन या फिर कार्यालय पत्र या फिर अर्ध सरकारी अर्ध शासकीय पत्र? तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध शासकीय पत्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कर्मचारी के स्थानांतरण की सूचना देने के लिए प्रयुक्त कार्यालय पत्र का नाम क्या है? यानी कि जब किसी कर्मचारी को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको जो पत्र भेजा जाता है उस पत्र का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध शासकीय पत्र। क्या कहते हैं उसको? अर्ध शासकीय पत्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सरकारी विज्ञप्तियां, अध्यादेश, अधिनियम आदि को अधिसूचित करने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचना कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें संबोधन और स्वनिर्देश का उल्लेख नहीं होता है? कार्यालय पत्र में या फिर अर्धशासकीय पत्र में या फिर प्रेस विज्ञप्ति में या फिर परिपत्र में? तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस विज्ञप्ति में दोस्तों क्या नहीं होता है? तो संबोधन एवं स्वनिर्देश का उल्लेख नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें से कौन सा गुण संपादक के नाम लिखे गए पत्रों में नहीं होता है? संक्षिप्तता या फिर स्पष्टता या फिर अपूर्णता या फिर क्रमबद्धता? तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्धता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, संपादक के नाम लिखे गए पत्रों का उद्देश्य क्या होता है? संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संक्षिप्त किए गए अवतरण का आकार मूल अवतरण का कौन सा भाग होता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 भाग होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें से कौन सी विशेषता संक्षेपीकरण का नहीं है? तो संक्षेपीकरण की विशेषता यहाँ पर देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संक्षेपीकरण में जो है दोस्तों यह सभी विशेषताएं होती है, संतुलित आकार होना चाहिए उसका, या संबोधकता उसका उचित होना चाहिए, सुसंबद्धता उसमें क्या होना चाहिए, तो सुदृढ़ होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पत्र का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? तो किसी पत्र का मसौदा तैयार करना यह कहलाता है दोस्तों प्रारूपण कहलाता है। ठीक है, किसी पत्र का जब आप हुलिया तैयार करोगे तो उसको क्या कहोगे? प्रारूपण कहोगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है संलग्नक का अभिप्राय क्या है? तो संलग्नक का जो अभिप्राय है दोस्तों यह क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रारूप के सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखा होता है? कोई भी प्रारूप जो आप लिखते हैं तो सबसे ऊपर बाईं ओर में क्या लिखा होता है? कार्यालय का नाम या फिर प्रेषक का नाम या फिर पत्र संख्या या फिर प्राप्तकर्ता का नाम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्र संख्या। चलिए अब आगे देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, किसी पत्र पर लिपिकों या फिर अधिकारियों की अभियुक्तियां क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिप्पणियां कहलाती है। तो कुल मिलाकर 85 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराया है, इस सारे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको क्या हो सके, सारे ऑप्शंस पर, सारे क्वेश्चंस पर पकड़ बन सके और आपके सामने एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चंस आए तो आप आराम से सही ऑप्शंस को टिक कर सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ये PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। PDF में पासवर्ड लगी हुई है, 4 अंक की पासवर्ड, जो कि कुल ये पासवर्ड रही आपको। देखिए ये पासवर्ड है और ये पासवर्ड आप टाइप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PDF आपका ओपन हो जाएगा 4026। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।